हालात की वजह से जो ट्रॉमा में मुझे लगता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी इन हालात से गुजरा हूँ और इन हालात का मैं भी शिकार हुआ हूँ। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आ पहुंचा है लोलाब में, जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। और आज के जो हमारे गेस्ट है, ही इज द बिग फेस ऑफ एनसी फ्रॉम लोलाब, और इनका नाम है कैसर जमशीद लोन। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपकी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आप एनसी का लोलाब में एक फेस है, बट आपने जो कुछ अचीव किया है उसके पीछे काफ़ी हार्डशिप्स रही हैं, काफ़ी पेन रहा है। तो अगर हम बात करें 2002 की, आई थिंक इट वाज 11 सितंबर, जब आपके जो अंकल थे मुश्ताक अहमद लोन, उनको मारा गया था, मिलिटेंट्स ने मारा था। एंड उस पॉइंट पे ही वाज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ही वाज द एमओएस। तो वो जो सिचुएशन थी कि एक इलेक्शन रैली के दौरान उनको मारा गया, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कॉमन लोगों के लिए। तो आपके लिए पर्टिकुलरली व्हेन यू मेड योर माइंड कि नहीं, आई नीड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, कितना इजी था ये डिसीजन? बिकॉज एक फेयर वाला एलिमेंट भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रह गया होगा। हाँ जी, पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि मेरी पॉलिटिकल शुरुआत जो हुई है, ऑल्दो आई बिलोंग टू ए पॉलिटिकल फैमिली, वो सियासत है तो हमारे खून में ही है, लेकिन शुरुआत जो मेरी हुई पॉलिटिक्स में 2002 में हुई। उस वक्त मेरे मरहूम चाचा मुश्ताक अहमद लोन साहब वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन। उससे पहले भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कुपवारा को, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो उस वक्त भी वो सिटिंग मिनिस्टर थे, वो एमओएस होम लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। तो 11 सितंबर 2002 ये आखिरी दिन तक कैंपेनिंग था। तो उसी दौरान जलसे में ही उनके ऊपर अटैक हुआ एंड ही वाज असैसिनेटेड। उनको शहीद किया गया। उसके बाद लोगों की ही डिमांड थी कि हमें इस घर से ही बंदा चाहिए। तो बाद में जब प्रेशर पार्टी पे आ गया तो पार्टी ने फैसला लिया मुझे यहाँ से फील्ड किया। मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा फॉरेस्ट्री है। एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, वो 1 आध साल हो गया था। तो वो छोड़ करके फिर मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, पूरी दहशत थी। तो उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सपोर्ट से कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद दो महीने बाद ही 5 दिसंबर को हम ट्रैवल कर रहे थे श्रीनगर से यहाँ। मेरे जो बड़े ताया जी थे मरहूम गुलाम मोहद्दीन लोन साहब, तो उन पे भी अटैक हुआ, तो उनको भी शहीद किया गया। उसके बाद ओपन थ्रेट्स मुझे भी आई। तो इट वाज ए चैलेंजिंग, काफ़ी खौफ हरास था उस वक्त, तो बहुत दहशत का माहौल था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक जो मैं कहूँ हिम्मत या हौसला जो था, पहले अल्लाह की मदद की, उसके बाद जो लोगों का ताउन था, लोगों का साथ, उसी हौसले के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अब लगभग 22 साल होने को आए, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि इलाके की इंफरादी तौर, इज्तिमाई तौर जितना भी हो सके, मुझसे जहाँ भी मेरी ज़रूरत लोगों को महसूस होती है, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। जी सर, खिदमत खलक मेरा जज्बा है। नाइस। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से 2002 में 11 सितंबर को आपके एक अंकल को मिलिटेंट्स ने मारा, एंड उसके बाद विद इन अ गैप ऑफ 2 मंथ्स आपके एक और अंकल जो थे गुलाम मोहिद्दीन, उनको भी मारा गया।
तो ऐसे में जो 2002 के हालात थे काफ़ी ख़राब थे लोलाब में, तो मोस्टली जो पाक ट्रेंड मिलिटेंट्स थे वो आते थे एंड किलिंग्स वगैरह होती थी, जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रही थी बिटवीन डेमोक्रेटिक ओपिनियन रखने वाले एंड द मिलिटेंट्स। सो अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका जो मैनिफेस्टो है, आई वाज देयर, तो उमर साहब ने बोला उसमें कि दे आर रेडी फॉर द डायलॉग विद पाकिस्तान, कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो दे विल इनिशिएट डायलॉग। अब चूंकि मिलिटेंट्स की वजह से आपको इतना पर्सनल लॉस हुआ है, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? डू यू थिंक डायलॉग इज द वे टू सॉर्ट थिंग्स? डायलॉग इज द ओनली वे आउट, क्योंकि हम पास्ट में भी देखें, जंगें भी हुई लेकिन मामला वहीं का वहीं है। यहाँ बीच में आपको लगता है कि नॉर्मल सी आ गई, कंट्रोल में मिलिटेंट सी आ गई, उसके बाद फिर रेज होती है। सो डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन, उससे ही ये खत्म हो सकता है। बट इन उसके सेंटर अलावा का देखिए, वार की हम बात करें, आज की डेट में वार करना कोई आसान बात नहीं है, दोनों मुल्कों के लिए या हमारे लिए, इस रियासत के लिए। लिहाजा हमारा हमेशा यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जहाँ तक मौक़िफ़ रहा है, बातचीत के ज़रिए से ही, नॉन वायलेंस तरीके से, न कि वायलेंस से। यहाँ हम 100 मिलिटेंट मारते हैं, 50 और पैदा होते हैं, दैट मीन्स कि इससे मसला हल नहीं हो सकता, मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो सकती। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी चल रहा है। सो डायलॉग इज़ द ओनली वे। ये एक बात समझ में आनी चाहिए उनको भी, हमें भी, क्या मसले हैं, क्या मसला है, एक वंस फॉर ऑल उसको सेटल करके बातचीत के ज़रिए ही हल किया, कभी अमन आ सकता है। जितना हम वॉर की बात करेंगे ये बढ़ेगा, और आज तक हमने देखा वही होता रहा है। चाहे वो इंसानी जान ही ज़ाया होती है, चाहे वो पॉलिटिशियन मरता है, चाहे वो फोर्सेस का आदमी मरता है, सिविल मरता है, मरता तो इंसान ही है, मरते तो हम लोग ही हैं। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ हमेशा ही रहा है और हमेशा कोशिश रही है, आइंदा भी कोशिश रहेगी हमारी यही। इसी बात पे हमारा जोर है कि जितने भी मसले हैं वो बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं और बातचीत से ही हल होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो थे, जब वो एक बार यहाँ आए थे, आई थिंक इट वाज 2002, तब ही वाज सर्विंग एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। तो वो हेलीकॉप्टर में यहाँ आए थे बिकॉज ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल रैली, एंड तब मिलिटेंट्स ने हेलीकॉप्टर पे हमला किया था एंड समहाउ उनकी जान, या एग्जैक्टली। तो उसके बाद लाइक जिस तरह से आपके घर की 2 अफराद जो है उनकी किलिंग्स हुई, उमर अब्दुल्ला जो है उन पे अटैक हुआ, तो मीनवाइल इस पूरे सिनारियो में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अप्रोच कैसा था? अबाउट व्हाट? कि लाइक हालात खराब है, शुड वी कंटेस्ट और स्टफ लाइक दैट। इट वाज, जब आप 96 में देखें, इट वाज द पीक ऑफ मिलिटेंस, पूरी तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पूरा तबाह हो गया था, चाहे हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें। इट वाज द ओनली पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओनली लीडरशिप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो उस वक्त भी कूद पड़े, आग में कूद पड़े, उस वक्त भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और उस वक्त भी जो हिंदुस्तान की क़यादत थी, जो उस वक्त गवर्नमेंट में थे, उन्होंने कहा कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन उसके बाद फिर हमारे साथ धोखा हुआ। बट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, जैसा मैंने कहा, वी बिलीव इन डायलॉग। आज भी आप 5 जो अगस्त की बात करें, किस तरह से हमारे साथ जुल्म किया गया, किस तरह से हमारे हुकूक छीने गए, बट स्टिल वी बिलीव, हम कहते हैं कि वी विल फाइट, हम फाइट करेंगे, लीगली फाइट करेंगे, डेमोक्रेटिकली फाइट करेंगे, वो हम कर रहे हैं, एंड स्टिल वी विल कंटिन्यू विद दिस। अब उनको समझना है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। आज बीजेपी हमारे ऊपर सवाल उठाती है, लेकिन यहाँ जो भी कंट्रीब्यूशन हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस वक्त यहाँ हालात ख़राब, इस वक्त यहाँ लोग परेशान थे, उस वक्त यही जमात आई सामने। इसी जमात के टॉप लीडर्स शहीद किए गए, वर्कर्स शहीद किए गए। लिहाजा ये जो आजकल हवा में बातें करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, उनको पहले पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ रहा है इस कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी रियासत के लिए हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और इनके हकूक़ के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ देने पड़े हम तैयार हैं। सर, बाबर बदर, इमरान राही एंड गुलाम मोहिद्दीन लोन, एंड देयर वाज वन पर्सन, उनका मैं नाम अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो इन्होंने बेसिकली उस पॉइंट पे एमएचए के साथ डायलॉग किया। अब ये जो लोग थे बाबर बदर, इमरान राही, मतलब अपने टाइम के बड़े दिग्गज लीडर थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इन्होंने एमएचए के साथ जो कॉन्वर्जेशन किया एंड उसके बाद ये मोटिवेट हुए, कुछ लोग एनसी में गए, कुछ लोग कांग्रेस में गए, कुछ लोग पीडीपी में गए। तो इतने बड़े लीडर्स जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने, उस बारे में थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्म कीजिए कि एग्जैक्टली क्या डायलॉग हुआ था दैट दे शन्ड द पार्ट एंड केम इन द डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। देयर आर टू फैक्टर्स। 90 में यहाँ मिलिटेंसी इरप्ट हुई, तो एक लोकल फैक्टर था, लोकल मिलिटेंट्स, दूसरा फॉरेन मिलिटेंट्स। विद द टाइम ऑफ पैसेज हालात ख़राब हो गए, तो एक पॉइंट पे लोकल जो मिलिटेंट लीडरशिप थी जिनका आपने जिक्र किया, दे वर रेडी, वो भी बातचीत से मसले हल करना चाहते थे। उनकी क्या ग्रीवेंसेस रही होंगी, बातचीत हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनकी भी बातचीत हुई, बातें होती रही, लेकिन मसले का हल किसी ने नहीं ढूंढा। वही हम बार बार कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, हम हिंदुस्तान को अपना समझते हैं, लेकिन वो हमें अपनाना नहीं चाहते हैं, वो हमें अपना नहीं समझते हैं। ये एग्रीमेंट्स है, जनरल एग्रीमेंट्स है लोगों को, क्योंकि बार बार जो है हमारे साथ धोखा हुआ है। सर जब उस वक्त भी चाहे वो मिलिटेंट कमांडर जो लोकल थे वो भी टेबल पे आ गए टाइम पे, वो भी चाहते थे कि बातचीत से, वो भी बातचीत करना चाहते थे, टेबल पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे जब इलेक्शंस हुए 96 में, गवर्नमेंट भी बनी, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी विद 2/3 मेजॉरिटी, लोगों ने दे दिया। और उस वक्त जो लीडरशिप थी, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि स्काई इज द लिमिट, माइनस आज़ादी में थी। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि जो एक्सेशन हुआ है, 353 हम मांग रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम कोई आज़ादी थोड़ी नहीं मांग रहे हैं। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो गारंटी, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटीज दी है, बजाय उसके कि आप उस पर आगे बढ़े, आपने ज़बरदस्ती हमारे हुकूक जो बाकी थे वो भी छीन ली, आपने हमसे हमारी रियासत भी छीन ली। जी। तो सर, जब आप फिर फाइनली एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, आपका जो ये एरिया है लोलाब, तो ऑफ कोर्स 90s में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, चाहे औरतें हो, कोई भी फ्रैक्शन हो। तो जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो आपने किस तरह के मैकेनिज्म यूज़ किए कि लोगों का वो जो ये पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ट्रॉमा हुआ था उनको किस तरह से उससे बाहर निकाला जाए, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए, किस तरह का डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आपने यहाँ पे लाए? देखिए, जो हालात की वजह से जो ट्रॉमा में, मुझे लगता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी इन हालात से गुजरा हूँ और इन हालात का मैं भी शिकार हुआ हूँ। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ जो हमारा एरिया है, चाहे आप फिर डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर पे हमने फोकस किया, हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया, कम्युनिकेशन, रोड कनेक्टिविटी पे फोकस किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस पर काफ़ी फोकस किया। एक चीज़ हमें जो यहाँ पोटेंशियल है हमारे इस इलाके में, वो टूरिज़्म का बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ ज़्यादा असर रहता था उससे, तो उस पर भी हमने कोशिश की उस वक्त कि यहाँ टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की गई,
क्योंकि 90 से लेके 96 तक, चाहे आप यहाँ देखें कि हॉस्पिटल्स थे, स्कूल बिल्डिंग्स थी, जो ब्रिड्ज थे, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, जलाया गया। तो जब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। इकोनॉमिकली बड़ी खस्ता हालत हो गई थी रियासत की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल रहा। उस वक्त मेरे मरहूम चाचा थे, तो जब मैं आया आई ट्राई टू कंटिन्यू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कुछ हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब आइंदा अगर मौका मिला तो यहाँ मेन फोकस जो हमारा टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल, जैसा मैंने आपको कहा, उस पर हमारा मेन थ्रस्ट रहेगा। जाहिर सी बात है, हेल्थ सेक्टर जो है उसको और अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उसको भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ यही रहेंगी। और सबसे जो इस वक्त चैलेंजिंग है, जो हमारे यूथ में यहाँ ड्रग्स का बहुत जहर जो है ये फैला हुआ है, तो कोशिश हमारी रहेगी, तो वैसे भी हम सोशली भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक सबसे बड़ी दूसरा जो है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि उसको कैसे दूर किया जाएगा। अभी ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर जो आइंदा अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी, लोगों का साथ रहा, तो इन पे हमारा फोकस रहेगा। जी, तो सर लोलाब में पानी की आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक पीडीपी के टाइम पे यहाँ पे कुछ वो डैम्स वगैरह भी बनाए गए थे, और ये भी बोला गया था कि जब इरिगेशन का प्रॉब्लम होगा तो उस पे भी वर्कआउट किया जाएगा। बट देन लाइक लोकल सोर्सेज से हमें पता चला है कि एक तो वो जो कंस्ट्रक्शन हुई थी जंगल के एरिया में हुई थी, और लोगों का उसको फायदा मतलब नहीं मिला। एंड साथ ही साथ जो उनका ड्रिंकिंग वाटर का भी इशू है वो भी अभी पेंडिंग है। तो अगर लोग अभी आपको मैंडेट देते हैं तो आपके बकेट लिस्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ के लोगों के लिए करेंगे? देखिए, वो जो आपने जिक्र किया, यहाँ जो डैम्स बने वो ऑलरेडी बने हैं। पीडीपी के दौर में कोई खासी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ, यहाँ इग्नोर हो गए लोग, वो पहले से ही बने थे। जब मैं एमएलए था, मेरी प्रायोरिटी ये रही थी, मैंने कोशिश की थी उनमें जो ऑलरेडी डैम्स बने हैं उनको, उनकी डिसिल्टिंग हो, उनके प्रोजेक्ट्स वो हुई थी, काफ़ी हद तक उसमें कोई डिसिल्टिंग भी हुई। दूसरे कुछ डैम्स जो नए बने, जहाँ तक आपने ड्रिंकिंग वाटर का जो जिक्र किया है, ये सही आपने कहा कि प्रॉब्लम है। उसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ जो पहले ड्रिंकिंग वाटर का जो निज़ाम था, यहाँ वो चश्मे काफ़ी सारे होते थे, तो उनसे जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारी चलती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब जलजला हुआ 2005 में जलजला जब हुआ, उससे क्या हुआ कि शेकिंग की वजह से वो सारा जो है ख़त्म हो गया। क्योंकि मोस्टली जो डिपेंडेंट यहाँ पे जितनी भी हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स उससे पहले चलती थी, वो ग्रेविटी उस पर ही चलती थी, क्योंकि चश्मों की यहाँ बरमार। इवन यहाँ आप देखिए, मतलब 2005 से पहले हर मोहल्ले में चश्मे होते थे, एक दो, उससे भी ज़्यादा। अभी भी काफ़ी सारे चश्मे बड़े बड़े हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इलाके में, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर, क्योंकि पॉपुलेशन अब काफ़ी बढ़ गई है। सो उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, लोगों का साथ रहा, तो उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। जी सर, लोलाब जो है श्रीनगर से काफ़ी दूर है, तो अक्सर दफ़ा मोस्टली विंटर्स में न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस होती है कि डिलीवरी के टाइम फलानी औरत थी, उनकी डेथ हो गई बिकॉज एक्सेसिबिलिटी या कम्यूट का इशू था। तो काफ़ी लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे लोलाब में एटलीस्ट एक मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? लाइक आपको लगता है अगर आप जीतते हैं तो ये एक जेन्युइन डिमांड है। इवन मैं लोलाब की नहीं, अगर कुपवारा में ही एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनता है तो काफ़ी मतलब इसकी ज़रूरत है। ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। ग्रेट। ये तो हमारी ऑलरेडी जहन में है और हमारी प्रायोरिटी में है। अगर हम पावर में आए तो इस पर इंशाल्लाह रहमान ज़रूर काम होगा।
जी। अब जो लोग आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी मेजॉरिटी दें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी जो मैनिफेस्टो हमें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डेवलपमेंटल हो, वो हमने लोगों के डोमेन में रखा है। और इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है उन चीज़ों पे जो हमने वादा किया है। उसमें इंशाल्लाह रहमान लोग हमें सपोर्ट करें, लोग हमें वो ताकत दें और हम वो इंशाल्लाह रहमान करके देंगे। जी। सर, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है एंड मीनवाइल आपने इस स्केड्यूल के दरमियान हमें भी टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आवाज द वॉइस विशेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।